जिन्नात और शयातीन एक ऐसा फितना है जिसने हज़रत सुलेमान के दौर में अपना अरूज पकड़ा था। और हज़रत सुलेमान के किस्से से इस चीज़ और इस मखलूक की पावर का अंदाज़ा होता है कि ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ हमसे करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम डियर लिसनर्स, मेरा नाम हारिस है और मेरे चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। अगर आपको भी हॉरर किस्से कहानियाँ वगैरह सुनने का शौक़ है तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। स्टोरी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। आपके साथ भी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी होगा और ऊपर स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। और हाँ, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप सबके पास हेडफोन अवेलेबल है तो पहन लीजिए ताकि आप कहानी को और अच्छे से सुन सकें और फील कर सकें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हारिस भाई, मेरा नाम ज़ीशान है। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये मेरे फ्रेंड के साथ हुआ एक रियल वाक़या है उसके मुताबिक, और उसने मुझसे भी शेयर किया था। तो मेरे पास ये एक ऐसी स्टोरी अवेलेबल थी कि जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो हुआ कुछ यूँ था कि मेरा दोस्त एंड्रयू टेक्सास का रहने वाला था। उसके नाना अबू के बहुत सारे फार्म थे कंट्री के डिफरेंट साइड्स पर। चूँकि मेरा दोस्त टेक्सास में रहा करता था लिहाजा जो उनके फार्म वगैरह टेक्सास में मौजूद थे, अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाया करता था। जब वो छोटा होता था तब तो उसके पेरेंट्स उनके साथ जाया करते थे और उनको रात स्टे आउट की भी इजाज़त नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो उसके फ्रेंड्स साथ आया करते थे उनके घर वाले काफ़ी इस बारे में परेशान हुआ करते थे, इसलिए उनको नाइट स्टे बाहर नहीं करवाया जाता था। लेकिन अब वो लोग कॉलेज में आ चुके थे और कॉलेज में आने के बाद उनको इतनी छूट दे दी जाती है कि वो बाहर जाकर कैंपिंग और स्टेज वगैरह कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एंड्रयू के नाना के फार्म थे, इसलिए वहाँ पर उन्हें जाने से कोई नहीं रोकता था। वो थे भी टेक्सास के अंदर, उन्हीं की सिटी के अंदर, तो उनके घर वाले उनको परमिशन दे दिया करते थे। फार्म के साथ साथ उनके नाना का घर भी वहाँ मौजूद था। हालांकि उनके मुल्क के डिफरेंट जगह पर फार्म्स तो थे, लेकिन उनके नाना टेक्सास में उसी फार्म के साथ वाले घर में रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनकी पैदाइश उसी सिटी में हुई थी और वो वहाँ पर ही पुरसकून रहा करते थे। लिहाजा वो लोग अक्सर वहाँ पर जाया करते थे। इसी तरह के सर्दियों के मौसम की एक रात की बात है। एंड्रयू और इसके 5 दोस्त अपने नाना के उन्हीं फार्म्स पर घूमने के इरादे से तैयारी करने लगे। इनका इरादा था कि वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर आउटिंग करेंगे, कैंपिंग करेंगे, खाना पीना करेंगे और उसके बाद या तो नाना के घर में जाकर सो जाएंगे या तो पास जो छोटी सी बेसमेंट बनी हुई थी फार्म के बिल्कुल सामने, वहाँ जाकर स्टे कर लेंगे, या फिर ऐसा कर लेंगे कि इनके फार्म के सामने जो खुला सा ग्राउंड था उधर ही कैंपिंग करके सोएंगे और अगले दिन जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी वो करेंगे। लिहाजा इन सब ने अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद इन्होंने अपनी पूरी तैयारी की, कैंपिंग वगैरह का सामान उठाया, खाने पीने की जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो उठाई, क्योंकि बाकी चीज़ें तो इनको नाना के घर से मिल ही जानी थी। खैर, इन्होंने ऐसा सामान उठाया कि जिसकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती थी और नाना के घर में भी वो अवेलेबल शायद ना होता। बाहर कैंपिंग के लिए बैटरीज, प्रोजेक्टर वगैरह के, जिससे ये हॉल वगैरह के अंदर बैठकर, जो कि इनके फार्म वगैरह के सामने बना हुआ था,
वहाँ बैठकर मूवीज़ वगैरह अगर दिल चाहे तो देख सके। ऐसा सारा सामान कि जिनकी इनको ज़रूरत पड़ सकती थी या एंटरटेनमेंट में भी ज़रूरत पड़ सकती थी, वो इन्होंने समेटा और अपने साथ रखा। ये सब एंड्रयू के ट्रक में जाने वाले थे, मतलब 4x4 गाड़ी। अमेरिका में इसको ट्रक कहा जाता है और वहाँ पर ज़्यादातर लोग वही यूज़ किया करते हैं। अब एंड्रयू समेत इसके 5 दोस्त एक ही पिन पॉइंट पर इकट्ठा हो गए एंड्रयू के घर के सामने। अपने घर वालों को सी ऑफ करके आ चुके थे। अब एंड्रयू ने भी अपने घर वालों को सी ऑफ किया और ये टेक्सास में ही अपने नाना के फार्म की तरफ निकल पड़े। रास्ता तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का था और वो पूरा रास्ता हाईवे का होने वाला था। इनके नाना का फार्म ऐसी जगह पर था कि जहाँ पर जाते जाते आबादी तकरीबन ख़त्म ही हो जाया करती थी। वहाँ पर इसके नाना के फार्म के अलावा और कोई भी फार्म नहीं थे, बस इनकी ज़मीन थी और सामने एक खुला ग्राउंड जो कि फार्म के बिल्कुल साथ से स्टार्ट होता था और उस खुले ग्राउंड के ख़त्म होने के बाद ही एक बहुत बड़ा और घना जंगल शुरू हो जाया करता था। आज तक ये कभी भी उस जंगल के अंदर नहीं गए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घना और बड़ा जंगल था। अब ये एंजॉय करते हुए, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए उस हाईवे से होते हुए नाना के फार्म की तरफ जा रहे थे और तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये वहाँ पहुँच गए थे। इन्होंने काफ़ी स्पीडी ड्राइविंग की थी। वहाँ पहुँचते ही ये सबसे पहले अपने नाना के घर लेके गया दोस्तों को। अपने नाना को मिला। इसके नाना वहाँ पर बिल्कुल अकेले रहा करते थे। नानी का इंतकाल हो चुका था और नाना बिल्कुल अकेले रहा करते थे। उनको बस यूं ही रहना पसंद था। अपने फार्म्स की टेक केयर किया करते थे। उन्होंने काफ़ी सारे वर्कर्स, मतलब मजदूर रखे हुए थे जो कि उनके फार्म्स को संभाला करते थे। ये ज़्यादातर गंदम, कपास और लहसुन की खेती करते थे। हमने आने से पहले नाना को खबर भी ना दी थी कि हम आ रहे हैं, बस अचानक ही जा पहुँचे। नाना हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो तो मुझे कहा करते थे कि तुम अक्सर यहाँ पे चक्कर लगा लिया करो, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है। नाना भी अक्सर हमारे घर आया करते थे, लेकिन वहाँ पर उनका दिल नहीं लगा करता था। उनको ऐसे खुले माहौल की आदत हो चुकी थी। अब हम नाना को मिलने के बाद अपने उन्हीं खेतों के सामने जो बड़ा सा ग्राउंड था, वहाँ जाकर कैंपिंग करने का फ़ैसला किया। हमने अपने बैग्स उठाए और ज़रूरत का जितना सामान था आग जलाने के लिए और बाकी लाइट्स वगैरह वो साथ उठाई और उस तरफ चले गए। ये तकरीबन शाम के 7 बजे का वक्त था और ये सर्दियों की रात थी। सर्दी अभी इतनी तो ना थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी। हम सारे वहाँ पर जाकर बैठ गए और अपना अपना कैंपिंग का सामान सेट करने लगे। हमने 3 कैंप लगाए, उनके सामने बोन फायर जलाई। उसके अलावा उसी आग के इर्द गिर्द बैठ के हंसी मजाक किया और एक दूसरे को खूब तंग किया। इतनी ही देर में इनको भूख लगने लगी तो इनके नाना भी ऊपर से आन पहुंचे और इनसे पूछने लगे कि इनको खाने में क्या पसंद है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग खाना खुद ही बनाएंगे, नहीं तो ऐसी कैंपिंग का मज़ा ही क्या कि हर चीज़ तैयार हुई हुई मिले। हम अपना सारा सामान साथ लेकर आए हैं। बस नाना से इन्होंने पूछा कि अगर इनके पास कुछ मीट अवेलेबल है तो वो इनको ला दें ताकि ये बारबेक्यू कर सकें। तो नाना ने कहा हाँ, मीट तो मेरे पास स्टॉक में ही पड़ा हुआ होता है। इनके नाना ने इनको गोश्त वगैरह ला कर दिया। इन्होंने इस पर मसाले लगाए और कुछ देर के लिए उसको बिल्कुल साइड पे रख दिया। साथ ही ये लोग अल्कोहल वगैरह पीने लगे, क्योंकि ऐसे दोस्त यार वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब इकट्ठे होते हैं तो ये चीज़ तो बिल्कुल आम होती है, ड्रिंक वगैरह करना। अब ड्रिंक वगैरह करने के बाद ये और ज़्यादा हंसी मजाक करने लगे, एक दूसरे के पीछे भागने लगे और ज़ोर आजमाई करने लगे। इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये बहुत इंजॉय कर रहे थे उस सर्दियों की रात को और इस तमाम शुगल मेले को। अगर मैं उस जगह का आपको मंजर बयान करूं तो यूँ था कि रोड से लेफ़्ट पे मुड़ते ही ये सारी ज़मीन आया करती थी। एक तरफ इसके नाना के खेत, वो ख़त्म होने के बाद फिर वो खुला मैदान शुरू हुआ करता था और वो ख़त्म होने के बाद बिल्कुल घना जंगल, और वो बिल्कुल रोड के साथ चले जा रहा होता था और ये भी नहीं पता चलता था कि वो जंगल ख़त्म कहाँ पर होगा। नाना का इनका जो घर था
वो बिल्कुल रोड के किनारे पर मौजूद था और इनका जो छोटा सा वेयर हाउस मौजूद था कि जिसमें मशीनरी वगैरह सेट करने के तमाम औजार थे, वो खेतों के बिल्कुल सामने था। अब ये वहाँ पर मौज मस्ती तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ अब इन्होंने बारबेक्यू भी बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी खुशबू काफ़ी दूर तक फैल रही थी। क्योंकि वो बिल्कुल खुला एरिया था, इसलिए खाने की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। इनके नाना ने एक दफ़ा इनको आकर कहा कि ये सब कुछ जल्दी से खा पी कर और समेट कर या तो अपने कैंप्स के अंदर चले जाना, और अगर कैंप के अंदर नहीं जाना तो फिर मुझे बता देना और मेरे घर के अंदर आ जाना। और ये सब कुछ 11 बजे से पहले ही करना है, उसके बाद बाहर किसी को भी रहना अलाउ नहीं। अगर बाहर किसी को जाना भी होगा तो मैं उसके साथ जाऊँगा। तो उन सब ने एंड्रयू के नाना को हाँ में जवाब दिया और कहा कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, फ़िलहाल हमें अभी तो मज़ा करने दें। और हंसने लगे। उनका नाना भी हंसता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा और फिर वो घर के अंदर चले गए। इन लोगों ने बारबेक्यू किया और बारबेक्यू वगैरह खाने के बाद थोड़ी बहुत और ड्रिंक की। इन 6 दोस्तों में से 3 दोस्तों को तो नींद आने लगी थी क्योंकि वो काफ़ी ड्रिंक कर चुके थे, जिसकी वजह से वो नशे में जा रहे थे। वो तीनों तो एक ही कैंप के अंदर जाकर सो गए थे, बाकी 2 कैंप और भी लगे हुए थे। अब ये तीनों जो बैठे हुए थे, इन्होंने इस हंसी मजाक के माहौल को थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश की और आपस में खौफनाक बातें करना स्टार्ट कर दी। इन्होंने काफ़ी सारी बातें की, मतलब वेंडिगोज वगैरह के बारे में, जो कि वेस्टर्न जगह पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। फिर उन्होंने गोट मैन और वैम्पायर्स वगैरह की बातें की। तो बीच में एक दोस्त ने बताया कि टेक्सास के इसी जंगलों में उसके वालिद बताते हैं कि जब वो अपने वालिद के साथ, मतलब उसके दादा के साथ इन जंगलात में आए थे तो उन्होंने बकरे नुमा इंसान देखा था और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी और वो इतनी कान फाड़ देने वाली थी कि वो बयान नहीं कर सकते। वो जो भी गोट मैन था या बकरा नुमा इंसान कह लें, उसने उसके बाप को मार दिया था और जो उसका वालिद था वो ज़िंदा बचा रह गया था और उसको रेस्क्यू टीम्स ने रेस्क्यू कर लिया था। वो वाक़या आज भी उसके वालिद उसको बार बार याद करवाते थे और उसके वालिद को ये नहीं पता था कि जो इनके नाना का फार्म हाउस है वो इन्हीं जंगलात की तरफ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जिस जगह की एंड्रयू के वालिद बात कर रहे थे वो यही जंगलात थे जहाँ पर एंड्रयू के नाना के फार्म थे। लेकिन उसके वालिद को ये तो पता था कि एंड्रयू के नाना के जो भी फार्म है वो टेक्सास के अंदर है, लेकिन ये नहीं पता था कि एन उसी जंगल के साथ है कि जहाँ पर बचपन में उनके साथ ये सब वाक़या हुआ था। इसलिए उन्होंने इनको कभी यहाँ आने से मना भी नहीं किया था। ये बातें सुनने के बाद अब इन तीनों को भी हल्का हल्का डर लगने लगा था और इन्होंने भी ड्रिंक तो की ही हुई थी। तो ये तीनों भी आपस में कहने लगे कि अब हमें भी सो जाना चाहिए क्योंकि कल हमें और भी एक्टिविटीज़ करनी है, हाइकिंग करनी है, उसके अलावा साथ वाले तालाब में फ़िशिंग वगैरह भी करनी है। तो ये तीनों भी दूसरे कैंप के अंदर जाकर सो गए। ये 2 ही कैंप लगे हुए थे, उसके अलावा तीसरा कैंप फारिग ही पड़ा हुआ था क्योंकि 3-3 करके 2 कैंप में सो गए थे। आग वगैरह इन्होंने बुझा दी थी और अब ये लोग कैंप के अंदर सोए हुए थे। अभी इनको सोए घंटा या 1.5 घंटा ही हुआ था कि एंड्रयू उठा क्योंकि उसको बहुत तेज़ वॉशरूम आने लगा था। तो वो कैंप से निकलता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था और ड्रिंक करने की वजह से ऐसा तो होता ही है कि इंसान को वक्फे वक्फे से वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये वॉशरूम करने की नीयत से बाहर गया। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और बाहर दांत बजा देने वाली सर्दी पड़ रही थी। ये वॉशरूम करने के बाद जब कैंप की तरफ वापस आने लगा तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि जो इनका वेयर हाउस है, जो कि कैंप के बिल्कुल साथ था, उसके अंदर से कोई चीज़ गिरी है। तो इसने सोचा हो सकता है कि इसके नाना अंदर कुछ कर रहे हैं और ये ना हो कि इसके नाना फिसल कर या किसी वजह से नीचे गिर गए हों। ये भागकर उस वेयर हाउस की तरफ गया। अंदर जाकर इसने क्या देखा कि वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं थी और ना ही कुछ गिरा हुआ था। अलबत्ता इसको ज़मीन पर एक जगह पर क्रॉस का निशान नज़र आ रहा था। ये पहले कभी भी उस वेयर हाउस के अंदर नहीं गया था, पहली दफ़ा इसने वेयर हाउस देखा था।
और एक दफ़ा बचपन में देखा था, और वो तो इसको इतना याद भी नहीं था। जैसे ही इसने उस क्रॉस के ऊपर पाँव रखा तो इसको ऐसा फील हुआ कि जैसे अंदर से जगह खोखली है। ये अपने हाथों से ही उस क्रॉस वाली जगह की मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी हटाते ही इसको बीच में से एक बॉक्स मिला जो कि इस मिट्टी के अंदर गाड़ा जा चुका था। उसके अंदर एक डोल मौजूद थी। डोल के साथ साथ काफ़ी सारे उल्टे पुल्टे अल्फाज में लिखी हुई चीज़ें, और उसके अलावा एक नाइफ भी मौजूद थी जो कि काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से बनाई गई थी, और उसके ऊपर काफ़ी सारी हॉरर मिथिकल क्रिएचर्स बनी हुई थी। इसने जैसे ही वो सामान देखा वहीं उसे नीचे फेंक दिया और भागता हुआ वेयर हाउस से बाहर निकल आया। अभी ये वहाँ निकला ही था कि इसको अपने खेतों के बिल्कुल सामने ऐसा फील हो रहा था कि जहाँ से जंगल स्टार्ट होने लगा था वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, बिल्कुल इंसान की तरह, और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। ऐसे चीख रहा हो मानो वो किसी दर्द में है, और उसको काफ़ी शदीद दर्द हो रहा है जिसकी वजह से वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। अब ये आराम आराम से उस खेतों की तरफ बढ़ने लगा। इसने समझा किसी के दोस्तों में से कोई वहाँ पर मौजूद होगा। जैसे उसको वॉशरूम आ गया है तो इसके बाकी दोस्तों ने भी ड्रिंक किया हुआ है, शायद उनमें से भी किसी को वॉशरूम वगैरह आ गया होगा। अब जो भी चीज़ वहाँ पर खड़ी हुई थी ये उसकी तरफ बढ़ने लगा, और वो चीज़ जैसे जैसे अपने हाथ को हिला रही थी ये कह रहा था कि इसको ऐसा लग रहा था मानो ये हिप्नोटाइज हो रहा हो और उसकी तरफ बढ़ता जा रहा हो। हालांकि ये बिल्कुल सोच समझ रहा था लेकिन अपने कदमों को रोक नहीं पा रहा था, और वो चीज़ लगातार वही दर्द भरी आवाज़ निकाल रही थी। इतने में इसका एक दोस्त पीछे कैंप से निकला अपने सर में खारिश करते हुए, और उसने इसको आवाज़ दी, एंड्रयू कहाँ जा रहे हो तुम? तो एंड्रयू अचानक से रुक गया और उसको ऐसा लगा कि जैसे वो किसी चीज़ के कंट्रोल से बाहर आ गया हो, और वो जल्दी से पीछे मुड़ा और अपने दोस्त की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो अपने दोस्त की तरफ भागा और उसके पास पहुंचते ही उसने बताया कि हम 6 दोस्तों में से एक वहाँ पर था, वही उसे बुला रहा था, तो मैं उसी की बात सुनने जा रहा था। तो जो एंड्रयू के साथ उसका दोस्त खड़ा हुआ था वो भी उस चीज़ को देख पा रहा था, लिहाजा उसने कहा कि हो सकता है वो हमारा जो भी दोस्त है हमारे साथ कोई प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं भी बहुत नींद में हूँ। मैं भी इसलिए बाहर आ गया क्योंकि तुम मौजूद ना थे और देखने आया कि तुम आखिर करने क्या गए हो। तुम एक दफ़ा अंदर आ जाओ, वो जो भी है वो खुद ही कैंप में चला जाएगा। मैं अपनी नींद ख़राब नहीं करना चाहता। कल भी हमें काफ़ी सारे काम करने हैं और फिशिंग वगैरह भी करनी है, इसलिए इससे फ़िलहाल तुम यहीं खड़ा रहने दो। थक कर खुद ही अपने कैंप में चला जाएगा। और वो दोनों अपने कैंप में चले गए। अभी वो कैंप में गए ही थे कि साथ वाले कैंप से एक और दोस्त भागता हुआ इनके पास आया और कहने लगा कि उसको काफ़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई बकरा ज़ोर ज़ोर का चिल्ला रहा हो और दर्द में चीख रहा हो। तो एंड्रयू फ़ौरन से बोल पड़ा कि हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था। एंड्रयू के कैंप में तो तीनों दोस्त मौजूद थे और चौथा ये आ चुका था। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे कैंप में भी तुम तीनों मौजूद हो? तो उसने कहा हाँ, हम तीनों मौजूद हैं। अब ये 6 के 6 यहीं पर मौजूद थे, तो सोचने लगे कि वो क्या चीज़ थी। ये चारों दूसरे कैंप में गए कि जहाँ बाकी भी दोस्त मौजूद थे, उनको जल्दी से उठाया और बाहर आ गए। इतनी देर में इनको वहाँ से फिर वही चीज़ नज़र आने लगी। इस दफ़ा उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा था। साइज़ बड़ा होने के साथ साथ उसकी आंखें भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थीं और वो काफ़ी अजीब तरीके से चमक रही थी, लाल सुर्ख और ऊपर से बिल्कुल वाइट और लाल कलर ऐसा था कि जैसे वाइट और रेड कलर की रोशनी जलाई हुई हो और वो इनको अपनी तरफ खींच रहा हो। वो दर्द भरी आवाज़ रुक ही नहीं रही थी। हम सारे दोस्त खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। हम नहीं जानते थे कि वो चीज़ हमें अपनी तरफ कैसे बुला रही है। बस हम उसके कंट्रोल में आ चुके थे और वो हमें अपनी तरफ बुला रही थी। तो हमें वो वाक़या भी जहन में आने लगा जो हमारे दोस्त ने अभी हमें सुनाया था कि टेक्सास में कोई ऐसा जंगल भी मौजूद है कि जहाँ पर गोट मैन जैसी क्रिएचर रहती है। हम पलटना तो चाह रहे थे लेकिन हमारे कदम हमारा साथ नहीं दे रहे थे।
हम बिल्कुल किसी रोबोट की तरह उस चीज़ की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे कि इतनी देर में मेरे दादा अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने हवा में ही एक फायर किया। उनके फायर करने के बाद मानो हम जैसे किसी नींद से उठ गए हों और हमारा सारा कंट्रोल हमारी बॉडी पर अभी आया हो, और वो जो भी चीज़ हमें कंट्रोल कर रही थी उसने हमें छोड़ दिया हो, क्योंकि उस आवाज़ की वजह से अगर वो हमें हिप्नोटाइज कर रही थी तो उसका असर ख़त्म हो चुका था। मेरे नाना ने हम सारों को कहा कि तुम लोग पागल हो, वहाँ क्या करने जा रहे हो, जल्दी से इधर आओ, भाग कर आओ। ये सुनने के बाद हम ज़रा न रुके और अपने नाना के घर की तरफ भागने लगे। वो चीज़ भी हमारे पीछे आ रही थी, भागती हुई किसी रॉकेट की तरह। हम जल्दी से अपने नाना के पास पहुंचे और उन्होंने उस चीज़ पर बंदूक तान दी। अभी भी वो चीज़ हमसे तकरीबन 10 फीट दूर खड़ी हुई थी। वो पहले काफ़ी छोटे कद की थी, मानो कि हमारे जितनी ही थी, लेकिन अब उसका कद तकरीबन 12 से 13 फुट हो चुका था और वो काफ़ी अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकाल रही थी और बिल्कुल हमारे सामने खड़ी हुई थी। हम सारे दोस्तों के तो जैसे सांस ही रुक चुके थे, लेकिन मेरे नाना किसी निडर इंसान की तरह उसके आगे जम के खड़े हुए थे। उनके पास गन भी थी जो उन्होंने उसके ऊपर तानी हुई थी और उनको देखने से यूं लग रहा था कि अगर उस चीज़ ने हमला करने की कोशिश की तो वो उस पर गोली चला देंगे। उन्होंने पहले हवा में एक फायर किया, जिसकी वजह से वो चीज़ थोड़ी दूर भागने लगी और उन्हीं जंगलात के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर मेरे नाना ने सीधा उसी की तरफ फायर किया तो वो उसी तरह की चीख मार के और दर्द भरी आवाज़ निकालती हुई उन जंगलात के अंदर चली गई। ये देखने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो चुके थे और अपने नाना के बिल्कुल पीछे होके खड़े हुए थे और नाना से पूछने लगे कि नाना ये सब कुछ क्या था। तो उन्होंने बताया कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये वापस आ चुकी है। तो वो अपने नाना से पूछने लगा कि वापस आने से क्या मतलब, क्या ये चीज़ कभी पहले भी यहाँ आई थी। तो उसके नाना ने बताया कि ये 1958 की बात है, जब ये चीज़ यहाँ पर बहुत आम थी और यहाँ के काफ़ी लोगों को मार दिया करती थी और उन्हीं को मार के और उन्हीं को खाकर अपना पेट भरा करती थी और शैतान के पुजारी इसकी पूजा किया करते थे और तरह तरह के जादू टोनों और इस तरह की चीज़ों से इसको खुश किया करते थे। वो डोल पर एक टोटका किया करते थे कि जिसकी वजह से ये चीज़ उनको कुछ नहीं कहती थी और यहाँ पर घूमती रहती थी और वो इससे अपने गलत मतलब भी निकलवाया करते थे, क्योंकि ये चीज़ उन जादू टोनों की वजह से उन लोगों को तो कुछ नहीं कहती थी। इसीलिए कुछ लोगों ने मिलकर उन जादू टोनों को और वो डोल जिस पर ये सब जादू किए गए थे यहाँ ही हमारे वेयर हाउस में दफना दिया था। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये चीज़ वापस कैसे आ गई, क्योंकि वो सारी चीज़ें दफन करने के बाद उन्होंने इस जादू का तोड़ कर दिया था और ये जो भी चीज़ थी ये जंगल के अंदर ही रहा करती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि ये दोबारा से अपने जंगल से बाहर आना शुरू हो गई है। तो एंड्रयू, उसके सारे दोस्त और नाना वेयर हाउस की तरफ जाने लगे। तो उन्होंने वेयर हाउस की तरफ जाके देखा कि सारी चीज़ें बाहर निकली पड़ी थी। तो नाना ने कहा कि ये किसने निकाली है या ये किसका काम है। तो एंड्रयू कहने लगा कि मेरे से गलती हो गई, ये सब कुछ मैंने ही किया था, मुझे नहीं पता था कि इन चीज़ों से ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो बस ज़मीन पर एक क्रॉस का निशान नज़र आया और मैंने उसको खोदना शुरू कर दी, तो उसके अंदर से ये सब कुछ निकला। तो ये देख के मैं इतना डर गया कि मैं इसको यहीं पर फेंक कर बाहर भाग निकला। तो एंड्रयू के नाना ने इन सब को बताया कि वो जो क्रिएचर थी वो कोई आम क्रिएचर नहीं थी, बल्कि एक गॉडमैन था जो कि अमेरिका और टेक्सास के डिफरेंट जंगलों में पाया जाता है। ये वाहिद जंगल था, यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर इस चीज़ का तोड़ निकाल लिया था, इन चीज़ों को दफन करके उस चीज़ को जंगल तक ही महदूद कर दिया था। लेकिन अब तुमने इसको दोबारा से बाहर निकाल दिया है। अब हमें दोबारा से इस चीज़ का तोड़ ढूंढना होगा, वरना वो चीज़ यहाँ पर आने वाले किसी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज की रात भी पता नहीं हमारी कैसे निकलेगी। फ़िलहाल तो मैंने गोली चलाकर उस चीज़ को डरा दिया है, लेकिन वो गोलियों से डरने वाली नहीं। इसीलिए हमें अभी ही
इसका तोड़ दोबारा से करना पड़ेगा। इसके लिए हमें करना ये होगा कि हम जितने भी बंदे यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक सर्कल बनाना होगा। उसके अलावा हमें कुछ ऐसे लफ्ज़ पढ़ने पड़ेंगे कि जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, जिसकी वजह से इस गॉडमैन पर उसका असर होने लगेगा। और वो करने के बाद हमें इन चीज़ों को दोबारा से ज़मीन के नीचे दफन कर देना होगा। और ये सब कुछ हमें अभी के अभी शुरू करना होगा। लिहाजा इन्होंने अपने वेयर हाउस की लाइट ऑन की। वो बिल्कुल मध्यम लाइट थी, जिसके अंदर सिर्फ एक दूसरे के चेहरे ही मुश्किल से देख पा रहे थे। इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उसी तरह सर्कल बनाकर बैठ के ये सातों के सातों और वो सारी चीज़ें जिस पर यह जादू टोना हुआ था, उनको बिल्कुल दरमियान में रखा। और इनके दादा ने इनको जो भी अल्फाज दोहराने को कहा था, ये सब वो दोहराने लगे। इनके दादा ने इनको ये भी बताया था कि ये अल्फाज दोहराते हुए अगर वो चीज़ दोबारा से आती हुई महसूस हुई तो इन्होंने एक दूसरे के हाथ नहीं छोड़ने, बेशक वो चीज़ अंदर ही क्यों ना आ जाए या इनमें से किसी को पकड़ ही ना ले। वो तब तक इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी जब तक ये एक दूसरे के हाथ ना छोड़ दें। और अगर इन्होंने एक दफ़ा हाथ छोड़ दिया तो फिर सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सर्कल बनाकर उन कलमात को दोहराने लगे। ये अमल इनको 100 दफ़ा करना था। इस अमल के दौरान इनको फिर से ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो गॉडमैन जंगल से निकलता हुआ भागता हुआ इनकी तरफ ही आ रहा है, उसी तरह की चीखें मारता हुआ और दर्द भरी आवाज़ निकालता हुआ। लेकिन इन्होंने वो कलमात पढ़ना जारी रखे और वो अल्फाज दोहराते रहे। वो चीज़ इनके वेयर हाउस के चारों तरफ फिर रही थी, लेकिन इनके वेयर हाउस का दरवाज़ा इन्होंने लॉक किया हुआ था। लेकिन इनको इतना तो यकीन था कि अगर वो चीज़ ये वेयर हाउस का दरवाज़ा तोड़ने पर आ गई तो उसके लिए सिर्फ एक सेकंड की गेम है। लेकिन इन्होंने वो वर्ड्स पढ़ना नहीं छोड़े। हालांकि ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके थे और इनके पसीने टपकने लगे थे इतनी सर्दी के मौसम में भी। लेकिन इन्होंने किसी तरीके उन वर्ड्स को पूरा किया, 100 दफ़ा पढ़ा और उसके बाद इनके दादा उन चीज़ों को मिट्टी के अंदर गाड़ने लगे। अभी वो मिट्टी के अंदर गाड़ ही रहे थे कि वो गॉडमैन दरवाज़ा तोड़कर वेयर हाउस का अंदर आ चुका था। वही उसका कद 12 से 13 फुट, बड़े बड़े सींग और बकरे की तरह के हाथ और नीचे इंसानों जैसे पैर, लंबे लंबे दांत। और वो बस इनको खाने की नीयत से और मार डालने की नीयत से ही आगे बढ़ रहा था कि इसके नाना ने उन चीज़ों को दफनाने का अमल और ज़्यादा तेज़ किया। जल्दी से उन चीज़ों को एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर फेंक के ऊपर मिट्टी फेंकने लगे। जैसे जैसे वो उसके ऊपर मिट्टी फेंकने लगे वो गॉडमैन तड़पने लगा और उस जगह से दूर जाने लगा और काफ़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ें निकालता हुआ उस वेयर हाउस से दूर जाता रहा। यहाँ तक कि नाना ने बिल्कुल उन चीज़ों को मिट्टी के अंदर दफना दिया और उसके ऊपर काली राख फेंक दी। वो काली राख फेंकने के बाद वो जो गॉडमैन था वो वेयर हाउस से ऐसे भागता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा कि जैसे उसको आग लगी हुई हो, और वो आग नज़र भी आ रही थी। जैसे ही वो जंगल के अंदर गया वो आग की रोशनी भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो नाना ने कहा कि अब जब भी ये जंगल से बाहर आने की कोशिश करेगा तो उसको इसी तरह की तकलीफ़ होगी, जिसकी वजह से ये जंगल के अंदर के एरिया तक ही रहेगा। लेकिन अगर कभी कोई गलती से जंगल के अंदर चला गया तो ये फिर उस शख्स को नहीं छोड़ेगा। बस ये जंगल से बाहर रहने वालों को अब कुछ नहीं कह सकता। वो रात फिर एंड्रयू और उसके दोस्तों ने नाना के घर के अंदर ही गुजारी। उसके बाद अगले दिन वो इस साने की वजह से इतना ज़्यादा परेशान और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे कि अपने अपने घरों को वापस चले गए। घर जाके उन्होंने अपने घर वालों से भी सब कुछ डिस्कस किया। तो जो एंड्रयू का दोस्त था जिसके दादा इसी वजह से मर चुके थे, तो उसके फादर को भी अपना किस्सा याद आ गया। तो उसने अपने बेटे को कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दोस्त एंड्रयू का फार्म हाउस उस जंगल के साथ है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी वहाँ जाने की इजाज़त ना देता। लेकिन एंड्रयू के दोस्त ने अपने वालिद से कहा कि नहीं, अब उस चीज़ का तोड़ हो चुका है और अब वो जंगल से बाहर नहीं आएगी। तो उसके वालिद कहने लगे कि ऐसे शैतान काफ़ी अरसे तक रोके नहीं जा सकते।
जैसे वो उस दिन तुम लोगों के सामने वहाँ से निकल आया, चाहे वजह कोई भी थी। कभी ना कभी किसी और की गलती की वजह से वो दोबारा उन जंगलों से निकल भागेगा, और तब शायद एंड्रयू के नाना भी ना हो कि जो बताएं कि क्या करना है, और उस सूरत में वहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए अब मैं तो तुम्हें कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम वहाँ जाओ। तो एंड्रयू के दोस्त ने अगले दिन एंड्रयू को बताया कि उसके वालिद ने उसको वहाँ जाने से बिल्कुल ही मना कर दिया है। तो एंड्रयू कहने लगा कि मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया है, और अब मेरा भी कभी कोई इरादा नहीं कि मैं वहाँ कैंपिंग की घर से जाऊँ या स्टे वगैरह की घर से। वो अलग बात है कि नाना को मिलने वगैरह के लिए कभी चला जाया करूँगा, लेकिन तब भी रात वगैरह कतई नहीं रहा करूँगा, क्योंकि जो उस दिन हमारे साथ हुआ है मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ दोबारा हो। एंड्रयू की ये कहानी सुनने के बाद मैंने इसको गूगल पे भी काफ़ी सर्च किया, तो मुझे पता चला कि अमेरिका, टेक्सास, कनाडा ऐसी जगहों पर वेंडिगो, वेयरवुल्फ और गोडमैन देखे जाने की काफ़ी ज़्यादा शवाहिद, और काफ़ी लोगों ने इन क्रिएचर्स को वहाँ पर देखा है। और उनकी बात में कितनी सच्चाई है ये वो ही जानते हैं, क्योंकि जिसके साथ हुआ होता है बस वो ही जानता है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।